हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीएस के सेक्शन को इसमें कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें जीएस वाले सेक्शन को कवर किया गया है बेसिकली, और जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट से रिलेटेड हैं या फिर से नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पूरे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करिए और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यह आपको बताना है। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और समान मतों की स्थिति में रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है। यह जो समिति है आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3, 4 सही है। ठीक। दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री समिति के प्रदेन अध्यक्ष, तो ये गलत है। इसकी जो मौद्रिक नीति समिति जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी अध्यक्षता जो की जाती है आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है। और आरबीआई का गवर्नर, अगर इसमें जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से, 3 होते हैं सरकार से। ठीक है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और अगर मत बराबर हो उस कंडीशन में आरबीआई के गवर्नर का मत जो होता है निर्णायक होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च व लगातार बढ़ती हुई गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए का आर्थिक विकास दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आती है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाती है, आर्थिक वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है कि कौन जो है एनपीए का प्रभाव है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाती है एनपीए में वृद्धि से। ठीक है। जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां हैं उनमें अगर वृद्धि हो रही है तो वह आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। बी सही है। नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना तथा उच्च स्तर पर पहुंचाना, अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों का पर विशेष ध्यान देना जहां आर्थिक वृद्धि से लाभ नहीं पहुंचा है। कौन सा विकल्प इसका गलत है, गलत पूछा है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों सही है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मूल्य दर के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या फिर अतिस्फीति। कौन मुद्रास्फीति का पार्ट नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कूट के हिसाब से आपको सही बताना है क्या, उसका जो है आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगर सामान्य दर के आधार पर मुद्रास्फीति की हम बात करें तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति और अतिस्फीति, ये सभी जो है इसके पार्ट हैं। ठीक है। सभी जो है इसके पार्ट हैं। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4। ठीक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में देखिए, यह एक अल्पकालिक निवेश होता है। एफडीआई में क्षेत्रवार अधिकतम सीमा पहले से निर्धारित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला गलत है, यह अल्पकालिक निवेश होता है, यह गलत है। एफडीआई की अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यह दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट होता है जो एफडीआई के थ्रू आता है। ठीक है। एफडीआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होता है वह दीर्घकालिक होता है, न कि अल्पकालिक। तो पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। काला धन, विदेशियों की भारत में अर्जित आय, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य या फिर उपरोक्त में से सभी। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय में काला धन ये भी नहीं शामिल होता है। विदेशियों की भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा जो भारत में आय अर्जित किया जा रहा है ये भी नहीं इसमें शामिल होगा। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ये भी नहीं शामिल होता है। जो मूल्य शामिल होता है वो अंतिम वस्तु का
मूल्य जो है वो शामिल होता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तु का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। लैसेज फेयर, लैसेज फेयर से क्या तात्पर्य है? आर्थिक निर्णय लेने में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण करना, आर्थिक निर्णय लेने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता। कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक निर्णय लेने में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, यह जो है लैसेज फेयर को इंडिकेट करता है। ठीक है, जो आर्थिक निर्णय लिया जाता है इसमें सरकार मतलब कम से कम हस्तक्षेप करे, और यह जो है मांग एवं आपूर्ति के अकॉर्डिंग, या फिर से जो अर्थव्यवस्था है, जो आपका मार्केट है, मार्केट के अकॉर्डिंग छोड़ दिया जाए, और इसमें जो है जो मूल्य है उनका निर्धारण हो, सरकार इसमें हस्तक्षेप कम करे। ऑप्शन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, पंचम क्षेत्र या फिर चतुर्थक क्षेत्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। ठीक है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही है कि प्राथमिक क्षेत्र के जो रॉ मटेरियल हैं उनका उपयोग करके औद्योगिक, जो सेकेंडरी क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक के समूह का भाग नहीं है? बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। कौन इसका भाग नहीं है यह बताना है, विश्व बैंक का। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, विश्व बैंक का भाग जो नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का भाग नहीं। बाकी बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और निवेश विवादी समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था या केंद्र, ये सभी जो है विश्व बैंक के पार्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आदर्श सिक्का गुड क्वाइन कहा जाता है? वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य दोनों बराबर हो, या फिर वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो, या फिर वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो वह गुड क्वाइन कहलाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो सोना हो गया, सोने का मान लीजिए अगर क्वाइन बना दिया जाए, ठीक है, सोने का क्वाइन बना दिया जाए, तो इसका जो मूल्य है, इस पे जो अंकित मूल्य है, वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो। इस पर जो अंकित मूल्य है, मान लीजिए सोने का क्वाइन है और उस पर 100 रुपये का मूल्य लिखा है, और उसकी जो रॉ वैल्यू है वह कहीं इससे अधिक है, तो यह क्या जो आपका गुड क्वाइन होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो वह होता है जिसका अंकित मूल्य, जो है उसके मूल्य से जो उसका वास्तविक मूल्य है उससे अधिक हो, उसको गुड क्वाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर मालदीव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएमपी से क्या तात्पर्य है? एनएनपीएमपी पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या फिर एनडीपीएफसी पर मूल्यह्रास, या फिर जीएनपीएफसी पर माइनस मूल्यह्रास, या फिर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। कौन बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को इंडिकेट करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध जो एनडीपी है वो प्राप्त होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्वीकरण से होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि हुई है, उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में कमी आई है, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मूल्यों में कमी आई है। कौन सा विकल्प वैश्वीकरण के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा वैश्वीकरण के बारे में सही है। उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में कमी, ये गलत है। उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में कमी थोड़ी, जैसे वैश्वीकरण अगर नहीं हुआ तो इसके पास जो विकल्प थे वो सीमित थे, वैश्वीकरण के कारण इनके पास जो विकल्प है वो अधिक हो गया, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ परचेज करने, कोई सेवा प्राप्त करने के लिए जो विकल्पों की संख्या है वो बढ़ गई है,
तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। कॉस्केटिंग प्रभाव से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी, एक ही वस्तु पर बार बार कर लगाना, विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी। कौन सा विकल्प इसका सही है कॉस्केटिंग प्रभाव के बारे में? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक ही वस्तु पर बार बार कर लगाना या कॉस्केटिंग प्रभाव का वर्णन करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की संकल्पना को 2010 से अपनाया गया है। मानवगर्भी सूचकांक की संकल्पना को त्याग कर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया है। इस सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 4 आयामों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें 12 सूचकांकों में विभाजित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें गलत पूछा है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 4 आयामों को सम्मिलित किया है, जिन्हें 12 सूचकों में विभाजित किया गया है, या ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो यह इन्हें 10 सूचकों में विभाजित किया गया है, न कि 12। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करें अगर त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग की जाती है कौन होता है? गैस थर्मामीटर, पारे का, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर वाष्प दबाव थर्मामीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से 2000 या उससे अधिक तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन सी। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, आघूर्ण या फिर द्रव्यमान का संघर्ष। सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। ट्रेन रुकी थी तो स्थिर अवस्था में जैसे चली वैसे जो है झुक गया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि का जो स्तर है कितना है? 90 डेसिबल, 60, 120 या फिर 100। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन में ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या फिर क्वाड्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेडिएटर का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा तांबा लोहे से कठोर है, हीरा तांबा लोहे से कठोर होता है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, ये आपका गलत है। और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये भी गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें वायु गैसों का जो मिश्रण है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है और वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण होता है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4। 1, 3, 4, दूसरा गलत। इसमें क्या कह रहे हैं? गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण होता है, यह गलत है। गैसोहॉल की बात करें, गैसोहॉल इसको ही ईटेन भी कहा जाता है, गैसोहॉल को ही ईटेन कहा जाता है। और ये एक प्रकार का ईंधन है जिसमें 10% निर्जल एथेनॉल होता है और 90% गैसोहॉल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर का खाने योग्य भाग बीज, अफीम की डुंडी और सन का तना। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर का बीज नहीं होता है, केसर की जो है पंखुड़ी होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्प जो वर्तिकाग्र होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है।
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत है। देखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तापमान अधिक होता है इसलिए जड़ें लंबी हो जाती हैं, बल्कि पानी की तलाश में उन जड़ें जो है काफ़ी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती हैं, क्यों? जमी हुई झील के अंतर्गत मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि बर्फ तलों के नीचे का पानी जो होता है वह नहीं जमता है। सी हो जाएगा, तलों के नीचे का पानी नहीं जमता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की जो संख्या है वह कितनी है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो अस्थियां पाई जाती हैं वो 28 हैं। ठीक है, 28 अस्थियां, ऑप्शन हो जाएगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त में प्रोटीन के कारण जो इसकी श्यानता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मानव रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है उसी के कारण जो है इसकी श्यानता या कह सकते हैं कि डेंसिटी में वृद्धि होती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट की अगर हम बात करें, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। इसका रासायनिक नाम भी साइनोकोबालामिन है और इसी में पाया जाता है विटामिन बी12 में कोबाल्ट। नेक्स्ट देखिए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण होती है, और पुरुषों में जो जीन होते हैं वह एक्स और वाई पाए जाते हैं, जबकि जो महिलाओं में होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। और लिंग निर्धारण में जो वाई है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वाई जो है यही मुख्य भूमिका निभाता है, तो डी इसका सही हो जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? 63, 73, 83 या फिर 1993? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके पहला अपराध को सिद्ध किया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो निम्नलिखित शहर हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। दक्षिण भारत के जो पश्चिमी तट पे शहर हैं उनको देखिए, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जंजीरा की बात करें कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। ठीक, और सिंधुदुर्ग की बात करें, सिंधुदुर्ग की बात करें ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कन्नूर जो है केरल में है और नागरकोइल है तमिलनाडु में। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और यह जो है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके साथ साथ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्थानांतरित कृषि दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है, कहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर इसको कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट को वे कहते हैं कुमारी। उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे कहा जाता है डहिया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे कहा जाके वालदरे। ठीक है, वालदरे कहा जाता है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, झाकर है जल विद्युत संयंत्र, कोरबा है पवन ऊर्जा संयंत्र और पतरातू है तापीय संयंत्र। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा पवन ऊर्जा संयंत्र ये गलत है। ठीक है, कोरबा की अगर हम बात करें यह सुपर ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, सुपर ताप विद्युत केंद्र है, न कि पवन, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी ढाल लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से यारी की सही व्याख्या करता है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का जो पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, इसके पीछे एक रीजन यह भी है कि भारत में बस 4 महीने वर्षा होती है और उस संदर्भ में बस कुछ महीने तक नदी में जो जल का स्तर है वह ठीक ठाक रहता है, जिससे कि
इसके माध्यम से परिवहन किया जा सके, नहीं तो फिर बाकी समय में नदी का जलस्तर इतना कम होता है कि उसका प्रयोग परिवहन के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? पश्चिमी घाट, छत्तीसगढ़ बेसिन, मध्य प्रदेश या फिर दक्कन पठार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ बेसिन। यह जो अरब सागर मानसून शाखा है इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र जो स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल के सिंद्रा बाग में किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सिंद्रा बाग में किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, इसका हुआ था सबसे पहले 1897 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन की मात्रा बोडा अर्थात लोबिया, ढैंचा, सनई या फिर ग्वार? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोबिया, जिसे बोडो भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा के सबसे अधिक भंडार है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में तांबे के सबसे अधिक भंडार हैं। ठीक है, तांबे के सबसे अधिक भंडार जो है राजस्थान में है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए गए हैं और नगर शहर दिया गया है। श्रीलंका का शहर कौन सा है? श्रीलंका के शहर की बात करें तो कैडी जो है श्रीलंका का शहर है। स्पेन का शहर क्या है? बार्सिलोना स्पेन का शहर है। न्यूजीलैंड का है ऑकलैंड और कनाडा का क्या है? टोरंटो। सही आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, विषुवत-रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। विषुवत-रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखिए विषुवत-रेखीय क्षेत्र जो है वो पौधों के लिए अनुकूल है, मनुष्यों के लिए नहीं। ये बात आपका सही है। और यहाँ पे वार्षिक जो तापांतर है वो बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे मनुष्यों के लिए अधिवास जो है कम पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही है लेकिन अलग अलग सही है, तो बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्लीजेंटा घाटी है इटली में, स्वात घाटी पाकिस्तान में, लायर घाटी फ्रांस में या फिर किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है इसमें, कौन सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्लीजेंटा घाटी। प्लीजेंटा घाटी की अगर हम बात करें, यह इटली नहीं बल्कि अमेरिका में है। ठीक है, प्लीजेंटा घाटी अमेरिका में, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है? एटना, कोटोपैक्सी, विसुवियस या फिर किलिमंजारो? कौन इसमें से सक्रिय ज्वालामुखी है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, एटना, कोटोपैक्सी, विसुवियस, यह तीनों जो है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आपका किलिमंजारो है यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि यह जो है शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निक्स एक हाइड्रा चंद्रमा है किसका? शनि का, बुध का, वरुण या फिर प्लूटो? किसका है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या प्लूटो का है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्लूटो का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कार्य दिया गया है, सही आंसर का आपको मतलब मिलान करना है। ठीक है, पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु प्रवाह यह जो है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है, पश्चिमी वायु प्रवाह। ठीक है, 2 हो जाएगा। पेरू धारा की बात करें, यह प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात करें तो यह हिंद महासागर में चलती है, और गल्फ स्ट्रीम यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है? रेड लैगून बोलीविया, रेनडियर झील है कनाडा में, 5 फ्लावर झील अमेरिका में और ग्रेट स्लेव झील है कनाडा में? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 फ्लावर झील अमेरिका नहीं। 5 फ्लावर झील की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? चाइना में है। 5 फ्लावर झील है चाइना में, अगर यही 5 फिंगर झील दिया होता तो यह अमेरिका हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 फिंगर झील अमेरिका में है, 5 फ्लावर झील चाइना में है, ऑप्शन सी सही है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो, नाइजर, जाम्बेजी या फिर नील? इसका सही आंसर ऑप्शन है कांगो नदी घाटी में मुख्य रूप से यह निवास करती है पिग्मी जनजाति, ऑप्शन ए सही है। एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का जो सही क्रम है वो क्या होगा? देखिए इसमें अगर हम बात करें, इनका जो सही क्रम है वो हो जाएगा
ये घास हो जाएगा। घास को कौन खाएगा? घास को खाएगी टिड्डी, टिड्डी को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज, बाज। तो यह जो है इनका एक क्या है, खाद्य श्रृंखला का क्रम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका पूछा है कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन डी। हॉटस्पॉट की बात करें तो यह केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। और भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉटों की संख्या 4 है। हॉटस्पॉट जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा वाला क्षेत्र हो गया, सुंडालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया, ये सभी जो है हॉटस्पॉट हैं और भारत में इनकी संख्या 4 है। और हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका जो प्रयोग है नॉर्मन मायर्स द्वारा सबसे पहले इसकी क्या की गई थी, बात की गई थी, हॉटस्पॉट का प्रयोग किया गया था सबसे पहले 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर G7 शिखर सम्मेलन? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, नगरीकरण, जैव विविधता की हानि या फिर मृदा अपरदन? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीकरण। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका सही है। चीतों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया था? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ या फिर कूनो? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कूनो में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, PAN या फिर ओजोन? कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सभी जो स्मॉग, PAN और ओजोन ये सभी द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किस एक नदी का नाम है इरावती? इसका हो जाएगा ऑप्शन, इरावती नदी को इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक जो भूमिका है वो किसकी है? नहरों की, नलकूपों की, कुएं, नलकूप, टैंक की सिंचाई या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक भूमिका कुआं और नलकूप की है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहोम का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कहोम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? झांसी, देवरिया, प्रतापगढ़ या फिर कानपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवरिया में। ठीक है, देवरिया में कहोम मंदिर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कलाकारों में से किस एक का संबंध लखनऊ घराने से नहीं है? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर या फिर बिस्मिल्लाह खां? किसका संबंध लखनऊ घराने से नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खां का संबंध लखनऊ घराने से नहीं है। बिस्मिल्लाह खां की अगर हम बात करें, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है इनका बनारस घराने से संबंध है, बनारस घराने से। तो ऑप्शन डी गलत है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का स्थापना जो किया गया था वह 1976 में किया गया था। 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का स्थापना हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र भारत माता मंदिर कहाँ पे है? भारत माता मंदिर जो है वो आपके वाराणसी में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक उपवन एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बेरिया समाया बहराइच, झल्ली झाम गोंडा, परमहंस कुटी चंदौली और पृथ्वीनाथ गोंडा? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परमहंस कुटी चंदौली। या गलत है, परमहंस कुटी जो है बहराइच में। कहाँ है? बहराइच। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे है? मेरठ, सहारनपुर, कानपुर या फिर गाजियाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सहारनपुर में है सरसावा हवाई अड्डा। ठीक, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, ठीक है, स्थापित किया जाए। नाम होगा मेजर ध्यानचंद और इसका अभी ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किसे जैन तीर्थ कहा जाता है? मथुरा, अयोध्या, कपिलवस्तु या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाराणसी को। वाराणसी ऑप्शन डी सही है। एक ही कब्र से 2 से अधिक मानव कंकालों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मादाहा, सराय नाहर राय, दमदमा या फिर लंखनाज। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये दमदमा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमदमा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अलार कलाम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित थे? अलार कलाम का संबंध बुद्ध से किस प्रकार था? बुद्ध कालीन एक शासक, बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु या फिर बुद्ध के एक गुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद, तुलसीदास, दादू या फिर कबीर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद ने। ठीक, ऑप्शन ए। अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? जहांगीर के शासनकाल में एक कवि, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार, अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नौरोज त्योहार को प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेरशाह। यह कराया गया था बलबन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ लेखक और रचनाएं। भारवी, भारवी द्वारा किसकी रचना की गई थी? देखिए भारवी की अगर हम बात करें, इनके द्वारा किराता अर्जुनियम की रचना की गई थी। भारवी द्वारा कालिदास, इन्होंने मालविका अग्निमित्रम की रचना की थी। राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी और हर्ष ने नागानंद की रचना की थी। ठीक है, सही आंसर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन है। निकोलो कोंटी कौन था? यह पुर्तगाली यात्री, ईरानी यात्री, प्रसिद्ध चीनी यात्री या फिर इटली का एक यात्री। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, निकोलो कोंटी जो है इटली का यात्री था। इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1785 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा के इच्छा पर निर्भर रहते थे। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? चरक, अश्वघोष, पतंजलि या फिर नागार्जुन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पतंजलि। पतंजलि का जो संबंध है वो कनिष्क के दरबार से नहीं है। ठीक है, पतंजलि की अगर हम बात करें, पतंजलि का जो मुख्य रूप से संबंध है, यह शुंग शासक जो पुष्यमित्र शुंग था, उनके क्या थे? उनके जो है राजगुरु थे पतंजलि, और इन्हीं के द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, कहाँ पे? अयोध्या में। और कराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? पीटर मुंडी, जॉन हॉकिंस, रॉल्फ फिच या फिर सर टॉमस रो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के दरबार की बात कर रहा है तो रॉल्फ फिच जो है इसका सही हो जाएगा, जो 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया था। ठीक है, क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया। विलियम बैटिक, अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास है इसी के समय में हुआ था। और चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय इसी को जाता है। ये प्रेस का मुक्तिदाता भी इसलिए इसे कहा जाता है। कर्जन, इसने बंगाल का जो विभाजन हुआ था कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह 3, 4, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। और इसी में इन्होंने जो ड्रेन थियरी, जो वेल्थ ऑफ नेशंस या पैसे का जो अधिगमन है, जो भारत से ब्रिटेन की तरफ होता है जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इसका जो है जिक्र किया था इन्होंने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेल्लोर का जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय बेलेजली, मिंटो, कार्नवालिस या फिर जॉर्ज बारलो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह बारलो के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
इसमें जो है पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसने ये थोड़ी कहा था कि वेद त्रुटिहीन है। हाँ, इनके द्वारा इसमें ये कहा गया था कि अगर वेद किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय को सर्वोच्च मानती है तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि यह त्रुटिहीन है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र रख करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर वाजिद अली शाह? किसने कहा था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह कहा था वाजिद अली शाह ने। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की माँ, किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रामाबाई या फिर भिकाजी रुस्तम कामा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1930 के दशक में 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। इन्हें जो है क्या करना है, इन्हें आपको कूट के हिसाब से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम स्वामी शाहजानंद सरस्वती की, स्वामी शाहजानंद सरस्वती इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतगार की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा NWPF जो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, मतलब उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से खुदाई खिदमतगार की स्थापना हुई थी। स्वामी रामानंद की बात करें, स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में इसकी शुरुआत की थी और अब्दुल हामिद खान ने दक्षिण असम में जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3, 4, 1, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए ये बात आपकी सही है, मुसलमानों की सहानुभूति ये भी सही है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़े जलाए जाने, ये इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? MN रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताणु पिल्ला या फिर आचार्य नरेंद्र देव? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना की बात करें, स्थापना हुआ था 1934 में नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा मिल करके इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिल करके इसका स्थापना किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ। इसमें कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है आपको। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1931 कराची में कांग्रेसी के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी समझौते का विरोध गलत है। गांधी समझौता जो हुआ था उसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यही आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूरत विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था जो सांप्रदायिक पंचाट है 1932 में। सार्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कराया गया था 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लिया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? थियोडर बेक, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इल्बर्ट बिल रिपन के समय, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग? कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही है, चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा। और
देखिए मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग से बदरुद्दीन तैयब जी का संबंध नहीं था। जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, न कि मुस्लिम लीग की। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तकें दी गई हैं और लेखक दिया गया, उससे आपको स्मृत करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, इसकी रचना की गई थी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। और आनंद मठ की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। लाइफ डिवाइन की रचना श्री अरबिंदो ने की थी और साधना की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसका सही आंसर जो है वो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए सही है। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्वच्छ नागरिक सम्मान डिवाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया है? लद्दाख, दिल्ली, गोवा, फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। और जिस समय इन्हें यह पुरस्कार या कह सकते हैं सम्मान दिया गया था, तब चीन ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके करंट के हैं और यह जो है 2024 के क्वेश्चन हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो करंट वाले सेक्शन को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ से देखिए 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनगणना में जो वृद्धि हुई है लगभग कितनी हुई है यह बताना है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 125 व्यक्ति प्रति वर्ग 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 से लेकर के 11 के बीच में उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक की पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? गाजियाबाद, इटावा, झांसी या फिर प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा। ठीक है, इटावा ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किया? WS थॉम्पसन, FW नोटेस्टिन, कोलिन क्लार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक नियम जो है, प्राकृतिक नियम के आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत का जो प्रथम जो वर्णन किया गया था, इसका जो सिद्धांत का जो वर्णन किया गया था, यह प्रतिपादन जो माल्थस हैं इन्होंने किया था। और इनका जो सिद्धांत है मुख्य रूप से वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य जो संबंध है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? 31.80, 48.45, 12.18 या फिर 16.32। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 12.18। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लिंग अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है? इसका सूत्र कुल स्त्रियों की संख्या अपान कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है? वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपान पूर्व जनसंख्या गुणे 1000। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री या फिर भारत सरकार के गृह सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर ने नगर विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 5, 6, 7 या फिर 9। ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो नगरों का वर्णन किया गया है यह किया गया है 7 प्रकार का। ठीक है, इन्होंने नगर विकास की अवस्थाएं जो है 7 प्रकार की बताई हैं, जिसमें इसमें जो 7 अवस्थाएं जो कौन कौन सी है? पूर्व शैशवावस्था, ठीक है, पूर्व शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तरावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अवस्था में नगर के पार्श्व का पतन प्रारंभ हो जाता है? नेक्रोपोलिस, टायरेनोपोलिस, मेगापोलिस या फिर इयोपोलिस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टायरेनोपोलिस। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नगरीय विकास के प्रमुख सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के संदर्भ में दी गई जो सूची है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। खंड एवं अस्तर सिद्धांत किसने दिया था? खंड एवं अस्तर सिद्धांत दिया गया था ग्रिफिथ टेलर द्वारा, जी टेलर द्वारा। और संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था? संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत दिया था EW वर्गीस ने।
खंड सिद्धांत किसने दिया था? खंड सिद्धांत दिया गया था होमर होयट द्वारा, ठीक है। और संयुक्त वृद्धि सिद्धांत दिया था गैरीसन ने, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन सी, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन सही है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 720। क्वेश्चन नंबर 117, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन नंबर 118, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। क्वेश्चन नंबर 119, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 घंटा। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर ऑप्शन बी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर ऑप्शन ए है 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ से जीएस के क्वेश्चन शुरू हैं, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ था और वह जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। राज्यसभा में प्रस्ताव को प्रारंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव तथा राज्यसभा की सहमति द्वारा, दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा, या फिर महाभियोग की औपचारिकता के बाद। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 127, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पहला, ठीक है, पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में प्रावधान किया गया, ठीक है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा में प्रस्ताव को प्रारंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति के बाद जो उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? जिसका उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 67 में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के बारे में देखिए। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधि के कार्यवाही नहीं कर सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा गलत है। महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधि की कार्यवाही नहीं कर सकता, गलत है, ये कर सकता है लेकिन सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी इसके कार्य करने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है इसके पास, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था किसके माध्यम से? मूल कर्तव्यों को जो संविधान में जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्यों को, मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। सहकारी समितियों का गठन किया गया था 97वां, ठीक है। और पंचायतों में 29-20 से 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3-1-2-4, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है? 15, 16, 17 या फिर 19? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, या लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1-3-4, 1-3-4। भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख जो किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163, 164, 166 या फिर 168? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना,
सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 4, 3 गलत है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना की बात नहीं की गई है नित्य निर्देशक तत्व में, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति के द्वारा शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जीवीके राव या फिर एलएम सिंधवी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। गठन हुआ था 1957 में, ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? 91, 92, 93 या फिर 95। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि लोकसभा की मंत्रिपरिषद का आकार, संसद की मंत्रिपरिषद का जो आकार है लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और राज्यों की जो मंत्रिपरिषद का आकार है और राज्य विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा और 12% से कम नहीं होगा। तो राज्यों के संदर्भ में न्यूनतम क्राइटेरिया का भी निर्धारण किया गया है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर न्यूनतम क्राइटेरिया का निर्धारण नहीं किया गया है। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था, और यह कब किया गया था? 2003 में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए संसद से साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के साधारण बहुमत से, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित द्वारा नए राज्य का गठन किया जा सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है साधारण बहुमत से हो सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में देखिए। नागरिकता जो प्राप्त करने का अधिकार है भारत में किस आधार पर है? जन्म से, वंश परंपरा के अधिकार द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या फिर भूमि विस्तार द्वारा। इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। और देखिए इसकी अगर हम बात करें तो कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी माध्यमों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। और नागरिकता की जो समाप्ति है वो 3 प्रकार से हो सकती है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत ने कौन से स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए? केंद्र के साथ संघात्मक शासन, अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 2 3। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना यह गलत है, ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की आलोचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। इसमें जो है लॉर्ड विस्काउंट इन्होंने कहा था कि हिंदुओं का निकाय, संविधान सभा जो है इसको हिंदुओं का निकाय कहा था। चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा ने भारत के केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल संकल्प या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 148 में किया गया है, तो संविधान में इसका उल्लेख, अर्थात इसका जो पद है, जो नियंत्रणक महालेखा का पद है वो क्या है? संवैधानिक पद है, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। देखिए नए वाले प्रैक्टिस सेट जो है वह अभी जब शुरू किया जाएगा तो फिर सारे जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं जो अच्छे पब्लिकेशंस के हैं कंटिन्यू सभी को कराया जाएगा। तो अभी जो कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स उन्हें आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है कुछ चुनिंदा टेस्ट सीरीज से ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जैसा कि आप लोग
एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड देख रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो उसको आप यहीं पे सॉल्व आउट करके जाएँ और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।